पूछा था। कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था स्पष्ट कीजिए। यूपीएससी 2013 ये क्वेश्चन 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था तो पहली बार क्वेश्चन पूछा था। अब मैं स्टूडेंट सबसे पहले आप हमें बताइए, अंकुर बी फास्ट, आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है? उनसे पूछिए ये क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है, हाइपोथेटिकल है, आर्गुमेंटेटिव है? वेरी गुड। मैं बता रहा हूं कि बच्चे ब्रिलियंट हैं, बहुत आसानी से पहचान जाते हैं और बहुत चीजों को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं जानता हूं बच्चों, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को उन्होंने हाइपोथेटिकल बना के मेरी समस्या को बढ़ा दिया, क्योंकि आप जानते हो कि आप हमें यह कहोगे कि भाई लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिकीकरण किया या विलियम बेंटिक ने आधुनिकीकरण किया, इस काल में जो भी ब्रिटिश प्रशासकों ने सुधार किया, तो वहां पर दो टर्म आता है, आधुनिकीकरण तथा औपनिवेशीकरण। तो बिपिन चंद्रा ने इसका एक बहुत अच्छा नाम दिया है, औपनिवेशिक आधुनिकीकरण। औपनिवेशिक आधुनिकीकरण का मतलब होता है जो कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। औपनिवेशिक आधुनिकीकरण से मतलब यह है कि जैसे देखो, उपनिवेशवाद जो होता है, तो मैं पहले ही आपको बताया था, उपनिवेशवाद जब पढ़ाया था उसी समय एक बात बताया था कि उपनिवेशवाद क्या होता है कि किसी देश पर कब्जा करता है, फिर उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने हित में करता है। तो उस क्रम में उस देश में जो नीतियां बनाता है, तो नीतियां बनाता है अपने लाभ के लिए, परंतु उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है कि उस देश में कुछ विकास हो जाता है। जैसे मान लो उन्होंने अपने बाजार को डेवलप करने के लिए रेलवे बनाया, लेकिन रेलवे से हमारा भी फायदा हो गया, टेलीग्राफ बनाया, हमारा फायदा हो गया, अंग्रेजी शिक्षा लागू की, उसका भी दूरगामी लाभ हमें मिल गया। तो उन सबसे क्या होता है कि हमारा मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, हमारा आधुनिकीकरण हो जाता है। तो जो ब्रिटिश विद्वान हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि देखो भाई, हमने आपका कितना भला किया, आपको आधुनिक बना दिया, आपको मॉडर्न बना दिया, आपके लिए रेलवे बनाया, टेलीग्राफ बनाया, आधुनिक उद्योग स्थापित कर दिए, देखिए आपके यहाँ मैंने क्या नहीं किया, हमारे अधिकारियों ने आपके यहाँ अंग्रेजी शिक्षा लागू किया जिससे आपका इतनी तरक्की आपकी हुई, आपके यहाँ विज्ञान तकनीकी बढ़ाए वगैरह वगैरह। और हमारे भी जो कुछ बहुत सारे आप ही के सहपाठी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तुम सोच सकते हो, उनसे पूछोगे भाई ब्रिटिश ने भला किया या बुरा किया, तो कहेंगे बुरा भी किया लेकिन भला बहुत किया। तुम बोलोगे अच्छा ब्रिटिश ने भला किया कि नहीं? हाँ भला किया। और मैं आपसे पूछूंगा कि ब्रिटिश ने भला किया कि नहीं, तो तुम क्या कहोगे? मैं स्टूडेंट्स, मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं और आप मेरी बातों को गौर से सुन रहे हो, लेकिन अपने इंटरमीडिएट मीडिएटर के माध्यम से, एंड माय कम्युनिकेटर इज मिस्टर अंकुर। सो मिस्टर अंकुर विल आस्क द क्वेश्चन कि ब्रिटिश ने भारत को भला किया, हाँ या ना? अब मेरे स्टूडेंट्स काफी स्मार्ट हो गए, इनको अब फंसाना संभव नहीं। भला किया नहीं, लेकिन हमारा भला हो गया, क्योंकि उपनिवेशवाद की जो जायज संतान है वह है गरीबी और पिछड़ापन, और उपनिवेशवाद की नाजायज संतान है विकास। मैंने जो दृष्टांत दिया था आपको याद होगा कि एक के बच्चे के कान में एक तमाचा मारता है, एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को एक तमाचा मार देता है गुस्सा खाकर, लेकिन उसके कान की पुरानी बीमारी चली आ रही है जिसमें उसका कान खुल जाता है। तो क्या उस दोस्त को एहसानमंद होना चाहिए? तो उसमें यही बात हुई ना, उसने तो कान खोलने के लिए तमाचा मारा नहीं था, तो गुस्सा में मारा था। अब कान उसके खुल गए और वो बीमारी ठीक हो गई, उसका सौभाग्य है। तो ब्रिटिश हमारे भला करने के लिए नहीं आए थे। क्या बोल रहे हैं अंकुर ये लोग? बताए ना, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स स्मार्ट हो गए। कोई अगर यह बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। समझ रहे हो मिस्टर अंकुर? ये इतना बढ़िया, इतना क्लियर समझ रहे हैं कि मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना क्लियर ये लोग समझ पाएंगे चीजों को, लेकिन बहुत बढ़िया, लोग बहुत क्लियर समझ रहे हैं। तो क्या है कि वो भला नहीं करना चाहते थे लेकिन भला हो गया। इसका ये हुआ ब्रिटिश शासन का दूरगामी परिणाम। अब मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, आपको चंदित गवाह बनाना चाहता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में अगर वह लिखता समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज, या क्या आप इस कथन से सहमत है, तो डलहौजी के विरोध के बारे में भी हमें बहुत कुछ लिखने का मौका मिल जाता। डलहौजी ने कुछ सुधार अपने कारणों से किए, जैसे उसने रेलवे के निर्माण को प्रोत्साहन दिया, उसने टेलीग्राफ लाइन बनाया, उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करके नहरें और सड़कें बनवाई। उसके समय उस शिक्षा पद्धति भारत में आई जिसने भारत में शिक्षा के विकास पर, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, और उसने टॉमसनियन शिक्षा पद्धति को भी लागू किया जिसमें लोकल लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो देखो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, अगर कहो तो मैं बताऊं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, लेकिन तुम लोग जितने समझदार हो चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, और तुमसे कुछ छिपाना भी अब उचित नहीं है। जैसे देखो, तुमसे मैंने सवाल किया कि ब्रिटिश अगर भारत में मुस्कुराए भी तो मुस्कुराहट के पीछे भी कोई ना कोई औपनिवेशिक उद्देश्य था। तो आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि अगर ब्रिटिश ने मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में लागू किया, तो उसका उद्देश्य तो स्पष्ट है, जो कल हमने आपसे डिस्कस किया कि भाई वो भारत में अपने भारतीयों के एक ऐसा वर्ग को पैदा करना चाहते थे जिनकी रुचि ब्रिटिश वस्तुओं में हो, वो कम कीमत पर छोटे
प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना चाहते थे, या ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे, या भारतीयों में ब्रिटिश के प्रति बंधुता का लगाव भरना चाहते थे, वगैरह वगैरह, ये सब जो उद्देश्य हो। लेकिन फिर आपके मन में होगा कि भाई ये जो वुड्स डिस्पैच है वो प्राइमरी लेवल के शिक्षा पर देसी भाषा की बात कर रहा है, या टॉमसनियन शिक्षा पद्धति लोकल भाषा में शिक्षा की बात कर रहा है, तो इसके पीछे औपनिवेशिक हित क्या है? आपके मन में सवाल खड़ा होना चाहिए। तो आपके मन में जो सवाल खड़ा होगा, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। मतलब इसका जवाब यह होगा कि ब्रिटिश चाहते थे कि एक औसत भारतीय है, निचले स्तर के जो भारतीय हैं, वो भी थोड़ा बहुत शिक्षा पालें, क्योंकि शिक्षा पालेंगे तो वर्कर के रूप में काम करने में वो बेहतर हो जाएंगे, जो ब्रिटिश के कम से कम ब्रिटिश के लिए वर्कर के रूप में काम कर पाएंगे, और ब्रिटिश वस्तुओं की गुणवत्ता को समझ पाएंगे, तो थोड़ी बहुत ब्रिटिश वस्तुओं को भी खरीद पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं की गुणवत्ता को समझ पाएंगे और ब्रिटिश के वर्कर के रूप में काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर एकदम भाषा नहीं है, एकदम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, एकदम जंगली की तरह है, ब्रिटिश के किस काम करेंगे? थोड़ा बहुत उनको भी अगर नॉलेज हो जाए और कम से कम भाषा वाषा सीख लें तो ब्रिटिश के लिए फायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं वहां भी उनका स्वार्थ है। एनीवे, तो डलहौजी में हम 4-5 पॉइंट बताएंगे जो डलहौजी ने सुधार किया। Are you lagging behind on the most critical updates happening around the world? Stay ahead with InShots, India. और इन सुधारों से भारत में इन सुधारों का संबंध भारत के आधुनिकीकरण से जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है माय स्टूडेंट्स कि अगर हम इस प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा हाथ बांध दिया, कहा अस्पष्ट कीजिए, तो हम अस्पष्ट कर देते हैं। अगर टिप्पणी भी देता तो एक बात होती है, अस्पष्ट कीजिए कि हाँ डलहौजी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इससे भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तब तो हम डलहौजी को मुक्तिदाता के रूप में देख रहे हैं। डलहौजी ने हमारी मुक्ति की, हमारे लिए बढ़िया काम किया। अब ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, आलोचनात्मक परीक्षण पूछ नहीं रहा, आर्गुमेंटेटिव चीजें पूछ नहीं रहा, तो हम अपने मन से कैसे बताएं? क्योंकि हमें तो प्रश्न के सीमा में बनना पड़ता है। लेकिन बच्चों, ऐसे प्रश्नों में अपनी तरफ से थोड़ा झलकाना होगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा कि डलहौजी का वास्तविक इंटेंशन क्या था। देखो मैं कैसे उसको थोड़ा सा छौंका लगा देता हूं, थोड़ी सी झलक दे देता हूं, क्योंकि जब तक थोड़ा सा छौंका नहीं मारूंगा तब तक इस क्वेश्चन का उत्तर सही नहीं होगा। तो देखिए, जैसे हम इसको ऐसे शुरू करते हैं, आप लोग देखना कि डलहौजी का काल, डलहौजी का काल महज साम्राज्यवादी प्रसार के लिए नहीं, प्रसार के लिए नहीं, साम्राज्यवादी प्रसार के लिए ही नहीं, बल्कि अनेक प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। इसको मैंने क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट कर दिया। हम ऐसे भी इसको स्टार्ट कर सकते थे कि लॉर्ड डलहौजी केवल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता ही नहीं था, बल्कि उसने अनेक प्रशासनिक सुधारों का भी सूत्रपात किया। सूत्रपात भी चलता है, सूत्रपात किया, हमने दे दिया उसको। अब यहीं पर उसका इंटेंशन बता दिया। अगर आलोचनात्मक परीक्षण करना रहता था तो कम से कम एक पैराग्राफ उस पर लिखते, उतना स्कोप नहीं है। अपनी तरफ से इतना हम बता दें, यद्यपि डलहौजी के सुधार एक व्यापक औपनिवेशिक हित से प्रेरित रहे थे, एवं उनका उद्देश्य रहा था ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में, भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में करना, ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में करना, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में करना, परंतु
इसका दूरगामी लाभ, इसका दूरगामी लाभ ब्रिटिश, इसका दूरगामी लाभ ब्रिटिश को भी मिला, इसका दूरगामी लाभ ब्रिटिश को भी मिला। मतलब यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि देखिए, मतलब यू विल फाइंड हियर द स्टेटमेंट, द बेसिक स्टेटमेंट इज दैट कि हमने यहीं पर हिंट कर दिया, यहीं पर हमने संकेत कर दिया कि देखो भाई, डलहौजी जो ये सब कर रहा है उसका मौलिक उद्देश्य क्या है। उसका मौलिक उद्देश्य यह है कि हम भारत का विकास ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में करें। तो उसका मौलिक उद्देश्य है, ये मैंने स्पष्ट कर दिया। अब हमें क्या, और उसमें हमने दे दिया, संकेत दे दिया कि परंतु उद्देश्य जो भी रहा हो, इसका दूरगामी लाभ भारत को मिला। तो हम मतलब ये संकेत कर चुके हैं, हमारा थेसिस यही है। अब लिखने के क्रम में जैसे देखो ये लाइन है ना, इसमें ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में परंतु इसका दूरगामी लाभ, ये सब ब्रिटिश को भी मिला, ऐसे अंडरलाइन कर दिया। ओके, सुधार के क्रम में, सुधार के क्रम में डलहौजी ने निम्नलिखित कदम उठाए, निम्नलिखित कदम उठाए। अब यहां पर जैसे डैश दे दिया और डैश देके तब डॉट दे दो, और डॉट दे के एक एक बिंदु, बस मैं 4-5 बोल देता हूं, तुम लोग उसको देखते ही नोट डाउन, मतलब नोट डाउन कर लोगे। जैसे पहला दे दो कि डलहौजी ने रेलवे निर्माण के लिए पहल की और भारत को रेलवे के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक दूरी कम कर दी। रेलवे निर्माण करके भारत की भौगोलिक दूरी कम कर दी। दूसरा डॉट में दोगे कि उसने एक उन्नत संचार व्यवस्था के रूप में टेलीग्राफ के निर्माण के लिए पहल की। तीसरा डॉट दे दो, और तीसरा डॉट में दोगे कि लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और फिर सड़कों और नहरों के निर्माण का कार्य आरंभ किया। अब चूंकि सड़क और नहर का नाम याद नहीं रहेगा, तो बारी द्वाब है, गंग नहर है, तो ये सब, लेकिन उदाहरण छोड़ दो क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। उसके बाद अगला डॉट दो, कहा कि इतना ही नहीं, उसने शिक्षा के विकास में भी अपना योगदान दिया। उट्स डिस्पैच ब्रैकेट में 1854 दे देना, जो इसको भारतीय शिक्षा पर मैग्ना कार्टा माना जाता है, वो डलहौजी के काल में ही भारत में आया। कहां ब्रिटिश कमी डलहौजी के ब्रिटिश को भी, सॉरी, भारत को मिला। दूरगामी लाभ किस स्टूडेंट ने बोला है? वाह, मेरा स्टूडेंट स्मार्ट है भाई, भारत को भी मिला। अब ये 4 चीज मैं लिख दूं या तुम लोग को बोलने से समझ में आ जाएगा। एक रेलवे का विकास दिखा देना, रेलवे के बाद एक दूसरा टेलीग्राफ लाइन से जोड़ा। तीसरा दे देना है कि शिक्षा के विकास के लिए उसने काम किया। शिक्षा के विकास में 2 चीजों का उदाहरण देना है। एक देना है उस डिस्पैच जिसको भारतीय शिक्षा पर मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो पीछे बताया हूं, और दूसरा टॉमसनियन शिक्षा पद्धति लागू की, जिसमें उसने पंजाब, बंगाल, अगर याद रहे तो उसमें देसी भाषाओं में शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। और तब उसने पैराग्राफ चेंज कर दो, पैराग्राफ चेंज करो कि उसके इस सुधारों का, उसके सुधारों ने एक अनजान उत्प्रेरक, एक टर्म मैं यूज करूंगा, एक अनजान उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। अनजान उत्प्रेरक, अनजान उत्प्रेरक समझते हो? उत्प्रेरक कहते हैं कि जो परिवर्तन लाता है, जो कैटलिस्ट का काम करता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। और यहां पर हम लिखेंगे उसने एक अनजान उत्प्रेरक की भूमिका निभाई और भारत को आधुनिकीकरण की दिशा में मोड़ दिया। अनजान शब्द इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन अनजान में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई और भारत को आधुनिकीकरण की दिशा में मोड़ दिया। इस तरह से हम डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं, या इसलिए डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। लिख दें। अच्छा, तुम लोगों ने पहले दिन बच्चे तुम्ही ने मना किया था हमको, ये सर याद है ना, ये कहा था कि सर पूरा मत लिखिए, बोल दीजिए, तो हम तुम्ही लोगों की सुविधा के लिए बोल दिया। तुम लोगों ने कहा तो मैं लिख देता हूं। तो कदम उठाए बताया ना मैंने, अब देखो इसको हम लिख देते हैं। निम्नलिखित कदम उठाए, तुम लोग भी गौर करना। हाँ, डलहौजी ने रेलवे निर्माण की पहल की तथा रेलवे के माध्यम से भविष्य में भारत की भौगोलिक दूरी कम हुई तथा भौगोलिक एकता को बल मिला। ओके, उसके बाद डलहौजी ने एक उन्नत संचार व्यवस्था के रूप में
डलहौजी ने एक उन्नत संचार व्यवस्था के रूप में टेलीग्राफ के निर्माण की पहल की। फिर आगे चलकर टेलीग्राफ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो सका। डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर सड़कों एवं नहरों के निर्माण का मार्ग निर्माण को प्रोत्साहन दिया। इस कारण भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर जुड़ाव हुआ। इतना ही नहीं, डलहौजी के काल में शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए 1854 में उड्स डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लाया गया। जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लाया गया। उड्स डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लाया गया। जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लाया गया। उसी प्रकार 1853 में टॉमसनियन शिक्षा पद्धति आई। 1853 में टॉमसनियन शिक्षा पद्धति आई। इसमें देशी भाषा में शिक्षा पर बल दिया गया। इस प्रकार सबने कहा इंडियन लड़की और कोरियन पॉप स्टार, मैंने बोला कोरियन पॉप सॉन्ग्स। ऑडिशन वीडियो कैसे बनाएं? आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। And the next K-pop star is Shriya Lenka.
बोलने से सब होगा। अब खत्म होगी सरकारी नौकरी की टेंशन। पीडब्ल्यू लेकर आया है हर मुश्किल का कंप्लीट सॉल्यूशन। जितने एग्जाम डलहौजी ने एक अनजान उत्प्रेरक की तरह भारत के आधुनिकीकरण की पहल कर दी। डलहौजी ने एक अनजान उत्प्रेरक की तरह भारत के आधुनिकीकरण की पहल कर दी। तो माय स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर? तो मेरे विचार में आप लोग इस तथ्य को समझ पा रहे हो। तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर ऐसे होता। पूछो मेरे स्टूडेंट से, क्लियर हुए?